हेलो फ्रेंड्स। तो ये रहा वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय डायरेक्ट मेथड। मुझे पता है डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि इनडायरेक्ट मेथड का रास्ता भी डायरेक्ट मेथड से होके गुजरता है। इनडायरेक्ट मेथड में और डायरेक्ट मेथड में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटी है? देखिए, डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट मेथड में आपको जो डेटा दिया जाता है, जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये एक तरह से कैश ट्रांजैक्शंस की समरी होती है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जिसे आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं, या किसी चैप्टर में आप उसे कैश बुक बोलते हैं, उसी टाइप का डेटा आपको दिया रहता है। यानी डायरेक्ट मेथड में कैश बेसिस इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आपको सिर्फ गिवन इंफॉर्मेशन में से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के इनफ्लो आउटफ्लो को अलग अलग सेग्रीगेट करके फॉर्मेट में रखना है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में जो डेटा होगा वो अक्रूअल बेसिस का डेटा होगा। यानी आपको या तो बैलेंस शीट दी होगी, या फिर बैलेंस शीट के साथ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया होगा, या फिर आपको बैलेंस शीट के साथ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, और आपको अक्रूअल बेसिस डेटा को कैश बेसिस में कन्वर्ट करके फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। यानी कि वहां पर होने वाली मेहनत डबल है। लेकिन अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं, अगर लॉजिक्स क्लियर हैं, तो वो करने में भी बहुत टाइम नहीं लगता मेरे फ्रेंड्स। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार डायरेक्ट मेथड का डेटा देखें। सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? सिमिलैरिटी ये है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग इधर भी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग उधर भी। और एक और सिमिलैरिटी क्या है डायरेक्ट मेथड का और इनडायरेक्ट मेथड का? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन एक जैसा है, सिर्फ फर्क आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्योंकि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में गिवन होगा सरप्लस के फॉर्म में, और उसे हमें पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करना होगा, फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना होगा। तो वो थोड़ा सा टेढ़ा और उल्टा काम है। लेकिन बाकी की दोनों एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, सेम है। तो देखो मेरे दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आपको सबसे पहले बताया गया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का यहाँ पर एक अपना अलग वजूद है, अपना अलग इंपॉर्टेंस है। तो ये जो साल के स्टार्टिंग में 3 लाख का कैश और 2,50,000 का कैश एट बैंक नजर आ रहा है, इसे आप एनसर्कल करके अलग रख दे। ये है आपका ओपनिंग बैलेंस। और आप नोटिस करोगे यहां पर कि आपके पास कैश इन बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, अगर हम दोनों को मिला करके देखें तो हमारे पास हो गया है 8,45,000। यस, ऊपर कितना था? 5,50,000। अब कितना हो गया? 8,45,000। यानी क्या हुआ? 5,50,000 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि साल के स्टार्टिंग में था, वो एंड में 8,45,000 हो गया मेरे फ्रेंड्स। यानी पूरा पूरा 2,95,000 का इंक्रीमेंट आया है। Cash and cash equivalent of this company has increased by rupees 2,95,000 over a period of 1 year. और अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करने वाले? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम पता लगाएंगे कि इस 295 में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कितना कितना और कैसा कंट्रीब्यूशन है। किसी का पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव होगा।
लेकिन ये तीनों आंसर्स ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के जो हम आंसर्स निकालेंगे, जब हम उन्हें प्लस करेंगे तो वो 295,000 के बराबर आएंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय पहला ग्राउंड रूल क्या है? क्वेश्चन में दिए हुए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बिल्कुल ना छुएं। सीएफएस की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि सीएफएस का आंसर क्या आने वाला है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, बच्चों को सिर्फ प्रूव करना होता है, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो हमारे पास जितना भी ओपनिंग बैलेंस है और हमारे पास जितना भी क्लोजिंग बैलेंस है, इसे हम लॉक करके अलग रख दें। हमें सीएफएस बनाते वक्त इसका काम नहीं पड़ेगा, मगर सीएफएस को प्रूव करते समय इसका काम पड़ेगा। अब हमारे सामने जो डेटा है रिसीट साइड पर हमारे पास जो है उसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों इनफ्लो, यानी मेरे पास रुपए आए। वेरी गुड। तो ये जो रुपए आए हैं कहां से इनफ्लो हुआ है? तो इस इनफ्लो में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग मुझे अलग अलग करना है। देखिए, सेल्स यानी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये आपका ऑपरेटिंग है, क्योंकि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज योर मेन एक्टिविटी। सेल ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी आप फंड्स रेज कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 8% प्रेफरेंस शेयर्स। देखो रिसीट साइड पर है ना बेटा, मतलब पैसा आया मतलब हमने इशू किए हैं। इक्विटी शेयर्स इशूड, प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिसीव्ड, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। रिजर्व देख के कंफ्यूज मत होना, रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा जरूर है, लेकिन ये हमारे बिजनेस के प्रॉफिट का कमाया हुआ नहीं है, ये हमने पब्लिक से शेयर्स इशू करके फंड्स लिए हैं, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डेटर्स हमारे ऑपरेटिंग है क्योंकि ये करंट एसेट है। डिविडेंड जो हमको मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड, देखो रिसीट साइड पर है तो रिसीव्ड ही होगा। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि जब हम कहीं पैसा लगाते हैं, मैंने आपको बताया था देश पांडे सर ने अगर रिलायंस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया तो ये उनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, और उन्हें वहां से अगर कुछ डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये उनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। तो किसी एसेट में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उस एसेट से कमाना, डायरेक्टली उस एसेट से कमाना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट रिसीव्ड, कहा था मैंने आपको कि एक सरप्लस पैसों से हमने एक शॉप खरीदी, उसे किराए पे दे दिया, रेंट आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नए डिबेंचर इशू किए हमने, 10% डिबेंचर, डिबेंचर का नाम होता है 10%, 6%, ये जो पहले होता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो डिबेंचर इशू किए हमने, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पैसों की व्यवस्था कर रहे हैं हम। फर्नीचर अकाउंट यहां दिया है, इसका मतलब ये फर्नीचर बेचा गया। कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदना, फिक्स्ड एसेट बेचना क्या कहलाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाता है। बिल्स रिसीवेबल हमारे करंट एसेट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जहां कोई करंट एसेट, करंट लायबिलिटी नजर आ जाए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नजर आ जाए, डे टू डे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज नजर आ जाए, ऑपरेटिंग कहना उसको। मशीनरी सोल्ड यहां पर दिया है डेबिट साइड पर, मतलब ये पैसे आए, मशीनरी सोल्ड। फिक्स्ड एसेट खरीदना बेचना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मैंने इस तरफ का क्लासिफिकेशन कर लिया मेरे दोस्तों, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में। अब मैं आ रहा हूं पेमेंट की तरफ। पेमेंट मतलब मेरे पैसे गए, आउटफ्लो। अब मुझे पता लगाना है इसमें से कौन कौन सा ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। परचेज अकाउंट आपको पता है हम गुड्स के लिए यूज करते हैं, गुड्स हमारा करंट एसेट होता है, डे टू डे एक्सपेंस होता है, ये हमारा ऑपरेटिंग है। क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स को पैसे दिए, ऑपरेटिंग है। बच्चे पूछेंगे आपको कैसे पता पैसे दिए? देखो भाई पेमेंट साइड पढ़ रहा हूँ, सब पैसा गया है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेजेस पेमेंट की, पैसे गए, ऑपरेटिंग वेजेस हमारा डे टू डे एक्सपेंस। 15% डिबेंचर्स यहां दिए हैं, इसको अपन मानेंगे कि हमने हमारे पुराने डिबेंचर्स रिडीम किए होंगे। तो डिबेंचर रिडम्पशन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी हमने रिडम्पशन किया है, पैसे वापस किए हैं। शेयर इशू करना, शेयर रिडीम करना, डिबेंचर इशू करना, डिबेंचर रिडीम करना, लोन लेना, लोन वापस करना, लोन का ब्याज देना, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सैलरी हम डे टू डे बेसिस पर देते हैं ऑपरेटिंग। ऑफिस रेंट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, डे टू डे एक्सपेंस ऑपरेटिंग। एडवर्टीजमेंट में किया हुआ खर्च ऑपरेटिंग। बिल्स पेबल हमारा ऑपरेटिंग क्योंकि ये करंट लायबिलिटी है। इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑपरेटिंग क्योंकि ये करंट लायबिलिटी है। ये हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनकम टैक्स हमारा डे टू डे हर साल लगने वाला है, ऑपरेटिंग। बिल्डिंग परचेज, फिर से कह रहा हूं, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट इन एबीसी लिमिटेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और कैश के क्लोजिंग बैलेंस को छूना नहीं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने सिंप्लीफाई करके दिखाया है। एक सेकंड के लिए या थोड़ी सी देर के लिए, मान लीजिए कि 10 सेकंड तक मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूं। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहें तो रिवाइंड करके यहां बार बार आके देख सकते हैं। अब मैं इसे आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए, सॉल्व करते समय मुझे क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं। सबसे पहली एक्टिविटी होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग मतलब मेरे जितने भी डे टू डे पेमेंट्स आ रहे हैं उनको यहाँ लिखना है मुझे, और जितना भी मेरा डे टू डे बेसिस पर पैसा जा रहा है वो यहाँ लिखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिस्टमेटिक करने के लिए ऑपरेटिंग रिसीट्स अलग लिख लेता हूँ और ऑपरेटिंग पेमेंट्स अलग लिख लूंगा, और दोनों का डिफरेंस निकाल के बता दूंगा। तो देखिए, मेरे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां से पैसे आए। सबसे पहला आइटम दिया है यहाँ पर सेल्स, 4.5 लाख रुपए का सेल हुआ है फ्रेंड्स। तो ये है मेरा कैश सेल्स। मैं लिखूंगा यहाँ पर, मान लीजिए मैं इसको नंबर दे देता हूँ ऐसा स्मॉल ए, और ये स्मॉल ए कैश सेल्स। कैश सेल्स यानी गुड्स बेच के 4.5 लाख रुपए मेरे पास आए। फिर और नीचे स्क्रॉल करके चल रहा हूं, इक्विटी नहीं आएगा, प्रेफरेंस नहीं आएगा, सिक्योरिटी। डेटर से पैसे आए, डेटर मेरा डे टू डे है, डेटर से पैसे आए 1,20,000। मैं लिखूंगा कैश रिसीव्ड, वेरी गुड, सही पहचाना आपने, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 1,20,000, फर्स्ट क्लास। आगे चलो, और कहां से पैसे आए। डेटर के बाद इंटरेस्ट नहीं आएगा, रेंट नहीं आएगा। बिल रिसीवेबल से पैसे आए, यस, बी आर करंट एसेट है, करंट एसेट से 30,000 आए। बिल्स रिसीवेबल रियलाइज्ड, बी आर रियलाइज्ड, आपको पता होगा ड्यू डेट आ जाती है तो बिल के पैसे अपने को मिल जाते हैं 30,000। टोटल हमारे पास कैश कितना आ गया, चेक करिए। आने का टोटल लगाते हैं अगर, तो 5, 70 और 30, 6 लाख रुपए का कैश रिसीट हुआ है। राइट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ऑपरेटिंग का सेकंड पार्ट लिख रहा हूं मैं यहां पर, ऑपरेटिंग पेमेंट्स। वेरी गुड, ऑपरेटिंग इनफ्लो माइनस ऑपरेटिंग आउटफ्लो। ऑपरेटिंग पेमेंट्स कितने हुए मेरे, वो देखने लग जाता हूं अब मैं, ध्यान से देखिए। ऑपरेटिंग पेमेंट देखने के लिए मैं आऊंगा पेमेंट साइट पर। मैंने गुड्स खरीदे, ये ऑपरेटिंग पेमेंट है 2,60,000 का। क्रेडिटर को दिए 1,40, लिखूंगा मैं यहां पर गुड्स परचेज्ड, राइट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। देखते जाना बेटा, आपको इनिशियली जरूर ऐसा लगेगा, लेकिन
जब आप ये सम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आप एंजॉय करेंगे कि काफी कुछ कैश फ्लो आज आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए मेरे और कहाँ पैसे गए, वेजेस में 25,000 गए। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर समरी बना लेता हूँ। वेजेस में 25,000, सैलरी में 75,000 का पेमेंट हुआ है, ऑफिस रेंट में 10,000 का पेमेंट हुआ है, एडवर्टीजमेंट में 45,000 का पेमेंट हुआ है, बिल्स पेएबल में 40,000 का पेमेंट हुआ है। तो बिल्स पेएबल को मैं अलग लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं पेमेंट ऑफ बिल्स पेएबल, पेमेंट ऑफ बिल्स पेएबल 40,000, ये सब पैसे हमारे गए हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में हमारे 10,000 गए हैं। उसके अलावा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर अपने को पहले बताना होता है एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, फिर एक्टिविटी आफ्टर टैक्स, इसलिए इनकम टैक्स को मैं अभी थोड़ी देर पेंडिंग रख रहा हूं। अब देखिए मैंने यहाँ पर वेजेस, सैलरी, ऑफिस रेंट, एडवर्टीजमेंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सब चीजें इसलिए इकट्ठी कर ली कि मैं इनके छोटे छोटे कहाँ वहां लिखते रहता, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक साथ लिख देता हूं। 110, 155, 1,65,000 आ गया टोटल। सैंड्री एक्सपेंसेस 165, इसके अंदर 1 2 3 4 5 चीजें आ गई बेटा, ताकि ये फटाफट काम हो जाए। अब हमारा ऑपरेटिंग में कितना पैसा खर्च हुआ, आओ इसका टोटल लगाएं। 4 40, 5 40, 605, 205, 200, 345, 605, 6,05,000 ये हमारे चले गए। आए 6 लाख, गए 6,05,000, 4 40, 6,05,000 का आउटफ्लो हो गया। इनफ्लो कितना है 6 लाख, आउटफ्लो कितना है 6,05,000, ज्यादा पैसे चले गए। माइनस करके देखें, 1 minus 2 is equal to कैश फ्लो फ्रॉम, अरे 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 देशपांडे सर ये क्या कर रहे हो, फ्लो फ्रॉम थोड़ी है, आंसर नेगेटिव आ रहा है, 5,000 ज्यादा चले गए, इसको कहते हैं कैश यूज्ड इन। शाबाश, जब भी आंसर नेगेटिव आएगा आप फ्लो फ्रॉम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन विच एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप इसे लॉस नहीं बोल सकते बेटा। कुछ लोगों को लगता है कि कंपनी को 5,000 का लॉस हो गया, लॉस नहीं है, ये तो आया पैसा ज्यादा गया कम। हो सकता है हमारे बैंक में ओवरड्राफ्ट सिचुएशन आ जाए, तो कैसे निकाला हमने, ये 1 minus 2 करके निकाला, ठीक है। तो 6 लाख minus 6,05,000। अब ये बोलते हैं आंसर इसको बिफोर टैक्स, मतलब अभी हमने टैक्स का अमाउंट इसमें से माइनस नहीं किया था, इसलिए बिफोर टैक्स है। अब मैं इसमें से यहां पर माइनस करूंगा लेस इनकम टैक्स पेड। किसी के भी दिमाग में सवाल आएगा कि सर अगर ये लॉस ही आ गया तो इनकम टैक्स क्यों दे रहे हैं, अरे ये लॉस नहीं है, ये एक्सेस ऑफ आउटफ्लो ओवर इनफ्लो है, राइट। दुखी होने की बात तो जरूर है कंपनी को, क्योंकि पैसे आए कम गए ज्यादा, कंपनी दुखी है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा बिजनेस में हमेशा नहीं होगा कि आपके पास ज्यादा आता ही रहे। इनकम टैक्स में आपने 80,000 पे किया तो वो और माइनस कर दीजिए, तो बाप रे बाप ये क्या हो गया, पहले से ही माइनस और माइनस, -85। ऐसे आंसर को बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम। ओ देशपांडे सर फिर क्या कर रहे हो, अभी तो कहा आपने फ्लो फ्रॉम नहीं लिखना, नेगेटिव आंसर को क्या लिखना, यूज्ड इन विच एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
ये आ गया हमारा आंसर नंबर 1। अब इसे हम संभाल के रख देते हैं। आंसर नंबर 1 इज रेडी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें कोई कमाई नहीं हुई, कैश आउटफ्लो ज्यादा है। अब सेकंड सेगमेंट खोलेंगे। सेकंड सेगमेंट अगर हमने ए नाम दिया है तो हम अब बी नाम देना चाहेंगे, राइट। बी, कैपिटल बी, क्या? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बहुत बढ़िया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें हमें क्या दिखाना है? इसमें हमें दिखाना है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स and investments and any capital receipts and capital payments, that is earnings from assets। देखते चलो, चलो आ जाओ जल्दी से। इस तरफ देखो, इन्वेस्टिंग में डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000 and 15,000। पहला आइटम डिविडेंड रिसीव्ड। कब मिलता है डिविडेंड? जब हम किसी कंपनी के शेयर्स में, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड कब मिलता है? जब हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं या कहीं पर और कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारे जो अमाउंट्स हैं डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड के। ऑल्सो रेंट रिसीव्ड, एक दुकान खरीदी, किराए पे दे दी, उससे किराया आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो, क्या बात है, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड का अमाउंट है 40,000। फर्नीचर सोल्ड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स। इतनी बार बोल दूंगा मैं ये चीजें कि आपको बाय हार्ट हो जाएंगी, और आप आधी रात को भी अगर उठ के सम्स करना चाहेंगे तो आपको कभी भी रटना कुछ नहीं पड़ेगा। फर्नीचर सोल्ड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और देखो, एक मशीन भी बेची है अपन ने 10,000 की। ओल्ड मशीन सोल्ड। मशीन बेचना मेरा काम नहीं है, मशीन तो मैं प्रोडक्शन के लिए खरीदता हूं, लेकिन मैंने किसी कारण से उसे बेचा, पुरानी हो गई थी। अब देखता हूं मैं पेमेंट साइड, क्या मेरे पास से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ खर्च हुआ है? हाँ, खर्च हुआ है। देखिए यहां पर मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 3 लाख रुपए की, और मैंने इन्वेस्टमेंट किया है एबीसी लिमिटेड में 1,20,000 का। ये दोनों मेरे आउटफ्लो है। बिल्डिंग परचेज्ड, पैसा आ गया, बिल्डिंग परचेज्ड। बिल्डिंग परचेज्ड ऑपरेटिंग क्यों नहीं है? कोई बच्चा पूछता है कि सर बिल्डिंग परचेज्ड ऑपरेटिंग क्यों नहीं? तो बेटा ध्यान से सुनो, बिल्डिंग परचेज क्यों नहीं है ऑपरेटिंग? इसलिए नहीं है कि बिल्डिंग एक नॉन करंट एसेट है, डे टू डे बेसिस पर हम नहीं परचेज करते। एक बार खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म है, बार बार जिंदगी भर बहुत साल उसका इस्तेमाल होता है। इन्वेस्टमेंट्स इन एबीसी लिमिटेड 1,20,000, ये 2 पैसे हमारे गए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आए कहां से और गए कहां, वो हमने सारा लिस्ट आउट कर लिया। अब हमें देखना है कि हमारे पास इसका नेट रिजल्ट क्या आ रहा है। इसके नेट रिजल्ट को पहले कैलकुलेट कर लें। 45, 85, 90, 1, 20, 45, 85, 90, 120, 130, 130 हो रहा है पॉजिटिव, एंड 420 है बेटा नेगेटिव। 4,20,000 गए, ये सब जो प्लस प्लस है ये आए हैं, जो ब्रैकेट में ये गए हैं। अगर इसमें से मैं 420 माइनस करता हूं 2,90,000 का, यहां भी मेरा आंसर नेगेटिव में है। मैं कहूंगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नहीं 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 देशपांडे सर, वंस अगेन यू आर कमिटिंग मिस्टेक, नॉट फ्लो फ्रॉम, इट इज यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मैंने रुपए रेज नहीं किए हैं, बल्कि उसमें रुपए
खर्च किए हैं। ये मेरा आंसर नंबर 2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड आंसर रेडी। नाउ गेट रेडी फॉर द थर्ड आंसर। कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यही इसका फॉर्मेट है, यही इसका सिस्टम है, ख्याल रखना, गलती मत करना। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। वेरी गुड। अब यहां पर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। फाइनेंसिंग मतलब अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड, शॉर्ट टर्म फंड्स, कहीं से भी कुछ भी उधार लेते हो, उधारी चुकाते हो। बोरोइंग, फाइनेंसिंग। मनी रीपेमेंट, फाइनेंसिंग। उसका इंटरेस्ट, उस पे डिविडेंड, सब कुछ फाइनेंसिंग। चलो चेक करते हैं। मैं देख रहा हूं पहले रिसीट साइड, कहां से पैसा आया। देखो मैंने शेयर्स इशू करे 3,20,000। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों इशू करे, 3,20 और 1,80 के। तो इक्विटी शेयर्स इशूड 3,20,000 रुपए आए, पॉजिटिव चीज है। प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, जब भी कोई कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, आईपीओ लेके आती है मार्केट में, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती हैं। और कहां से पैसे आए? शेयर्स पे कंपनी ने प्रीमियम लिया 50,000 का, एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रेज्ड। ये जो भी नए शेयर इशू करे हैं 50,000 के प्रीमियम पे करे हैं, तो कंपनी को प्रीमियम का भी पैसा मिला। उसके बाद कंपनी ने और फाइनेंसिंग में क्या किया है? यस, नए डिबेंचर भी इशू किए हैं प्यारे बच्चों। डिबेंचर्स इशूड 5 लाख के। देखो ध्यान से यहां पर, तो डिबेंचर्स इशूड 5 लाख पैसे आए, ये भी पॉजिटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव हर चीज में रहो, कोविड के सिवा सब में पॉजिटिव रहो। कोविड टेस्ट में आ जाओ नेगेटिव, बाकी में आओ पॉजिटिव। चलिए आगे देखते हैं। पेमेंट साइड पर कुछ फाइनेंसिंग आउटफ्लो हुआ है क्या? यस, 1 लाख के डिबेंचर रिडीम किए, 80,000 के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए। रिडम्पशन, रिडम्पशन यानी पैसे वापस। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। जैसे ही आउटफ्लो की बात आए, ब्रैकेट तैयार कर लो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 80,000, पैसे गए, आउटफ्लो, शाबाश। और कहां पैसा गया? इंटरेस्ट दिया, डिविडेंड दिया, वेरी गुड। 2 लाख रुपए इसमें खर्च हो गए, 50,000 एंड 1,50,000। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स and dividend paid to shareholders. Interest amount is 50,000, dividend is 1,50,000। 50,000 गए और 1,50,000 और गए। Financing activities are about raising funds, payment of finance cost, cost of debts, right, फाइनेंशियल चार्जेस एटसेट्रा एटसेट्रा। और कहां पैसे गए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बस अब तो मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं पर कि फाइनेंसिंग भी कुछ हो। तो जितने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का पोस्टमार्टम हमने इस क्वेश्चन में किया था, वो सारी चीजें मैंने यहाँ लिख ली हैं। अब मैं इसका टोटल लगाऊंगा। देखिए, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, प्लस का हो गया 5 5 10 50। 1050 का फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो है और 180 380 का फाइनेंसिंग आउटफ्लो है ना। तो इसे माइनस किया जाए। 6,70,000 ये हमारा आ रहा है नेट। थैंक गॉड, एक आंसर तो पॉजिटिव आया।
इसे कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वेरी गुड, कोई जल्दी नहीं। 6,70,000 ये आंसर आ गया। मेरा आंसर नंबर 3 रेडी है। मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में? कहा था बेटा, ध्यान से सुनना, कि हमारा कैश इन कैश इक्विवेलेंट यानी कैश इन हैंड और कैश इन बैंक मिला के साल के स्टार्टिंग में मेरे पास था 5,50,000 जो एंड में हो गया 8,45,000, यानी ये 295 से इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने का मतलब है एक्सेस ऑफ इनफ्लो। वेरी गुड, सही समझ रहे हैं आप। इनफ्लो ओवर आउटफ्लो। तो अब मुझे ये जानना है कि ये 295 बढ़ा, ये तो अच्छी चीज है, आई एम वेरी हैप्पी। मेरा कैश इन कैश इक्विवेलेंट बढ़ा। Who will be happier than me? मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अगर ऑपरेटिंग से बढ़ा होता तो मेरी खुशी में 4 चांद लग जाते। राइट? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी माय डियर फ्रेंड्स। जितना भी कमाओ अपने प्रोफेशन से कमाओ, कंसिस्टेंट इनकम होनी चाहिए। कभी कभार आने वाली इनकम और इनफ्लो को कोई फायदा नहीं है खुश होने से। कार बेच के पैसे आए भी तो क्या आए, फर्नीचर बेच के पैसे आए भी तो क्या आए। कार और फर्नीचर बार बार नहीं बेच पाओगे। लोन लेके पैसे आए तो क्या आए, डिबेंचर इशू करके पैसे आए तो क्या आए, बार बार नहीं आएंगे। तो अगर हमारा रिजल्ट ऑपरेटिंग का पॉजिटिव आता है तो इट्स गुड, ऑपरेटिंग का नेगेटिव आता है तो हमारा जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब तीनों को अगर मैं प्लस करूं, मेरा ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर और फाइनेंसिंग के आंसर को प्लस करूं तो 295 के बराबर आना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस 295 में इनका इंडिविजुअली कितना कितना रोल है। चलिए आओ देखते हैं। हम तीनों आंसर्स को ऐड करेंगे। देखिए हमारा पहला आंसर क्या है, ध्यान से देखिए, -85,000। दूसरा क्या है, -290। सो यहाँ लिख रहा हूं मैं रफ में, इधर लिख लेता हूं, -85 -290, यानी माइनस माइनस के दोनों प्लस किए जाए तो हो गए 375 माइनस, और प्लस वाला कितना था 670 आया, 375 गया। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने शांति से इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये आ गया मेरा उतना एग्जैक्टली जितना कैश और कैश इक्विवेलेंट में डिफरेंस था। डिफरेंस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यही आपको प्रूव करना होता है दोस्तों। तो यहां पर कैश फ्लो को क्लोज कैसे करते हैं, आओ देखिए। कैश फ्लो को क्लोज करना बड़ा मैजिकल और अच्छा काम है। अब आखिरी में हम क्या करते हैं, तीनों एक्टिविटीज के आंसर को जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ए -85, बी -290, सी 670 प्लस ए बी सी, ये ऐड करूं। इसका जो आंसर आता है उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नेट इंक्रीज और समटाइम्स डिक्रीज। अभी मेरे केस में इंक्रीज है क्योंकि मेरा कैश इन कैश इक्विवेलेंट बड़ा है, तो मेरे लिए मैं क्या टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, इंक्रीज। अगर कम हुआ होता तो डिक्रीज, डिक्रीज। सो इंक्रीज और डिक्रीज इन व्हाट, in cash and cash equivalents over a period of
1 ईयर, तो इसका एग्जैक्ट सम आ रहा है 295 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब मेरा बड़ा है कैश। अब मुझे प्रूव करना है, एक प्रूफ लिखना पड़ेगा। क्या प्रूफ लिखना पड़ेगा? 295 से अगर बड़ा मेरे पास पहले से कितना था, एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन कैश इक्विवेलेंट। देखिए तो जरा, मेरे पास साल के शुरू में कितना था, 550। अगर मैं इसमें 550 ऐड करूं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 550 तो मेरे पास पहले से थे, सही पहचाना, इतने मेरे पास और आए, तो मेरे पास आखिरी में कितना अमाउंट मिलना चाहिए, इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। तो फिर कितना हो गया, 8,45,000। तो प्रूफ क्या होता है, आखिरी में लिखने वाला प्रूफ कैसा है, ए बी सी के आंसर को ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी, उसमें क्या ऐड करो, ओपनिंग बैलेंस काय का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, आपको बताया था, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, शाबाश, करंट इन्वेस्टमेंट्स, चेक्स इन हैंड, राइट, ड्राफ्ट्स इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, ऐसी कोई भी चीज which can be converted into cash within 3 months, वो कैश इन कैश इक्विवेलेंट है। पिछले वीडियो में मैं आपको उसका डेफिनेशन बता चुका हूं। तो बेटा ये प्रूफ सीएफएस के लास्ट में अपने को ऐड करना होता है, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन समझ आया होगा।